जब इज्जत और जंग के दरमियान आपने सिलेक्ट करना होगा तो आप दोनों गंवाएंगे, यानी कि इज्जत भी गंवाएंगे और जंग भी होगी। आपने एक डोजियर पेश किया जी। यानी आईएसपीआर और फॉरेन ऑफिस ने बैठ के बाकायदा स्लाइडें चला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, एविडेंसेस दी कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। क्या हुआ बताइए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ऊपर कौन सी चीज होगी? बिल्कुल यूएन सिक्योरिटी उनकी करारदादों पे अमल दरामद हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा लें उन्होंने इसराइल को क्या कहा है, उन्होंने हिंदुस्तान को क्या है। समझौता एक्सप्रेस के पृष्ठभूमि में पाकिस्तान में यह चर्चा चल रही है कि आखिर आज विश्व में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में धमाके हुए थे, जिसमें पाकिस्तान, भारत और 3 पुलिसकर्मियों सहित कुल 70 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। भारत पाकिस्तान पर और पाकिस्तान भारत पर इस संबंध में इल्जाम लगाते रहता है। जांच के समय भारत के अभिनव भारत नामक एक संस्था और पाकिस्तान के लश्कर तोयबा का नाम सामने आया था। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान के टीवी एंकर मतीन हैदर और उनके पैनलिस्ट साथियों द्वारा इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है। 14 बरस हो चुके हैं समझौता एक्सप्रेस ट्रेन हादसा के वाक़े को, तो ये क्यों पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी जो है समझौता कर जाती है जब हिंदुस्तान की बारी आती है? ये मैं ये समझता हूं कि वैसे भी जब आपको पता हो कि एक दुश्मन है और वो दुश्मनी निकाल रहा है तो फिर रोना धोना कैसा? या तो आप पूरे उतरे हैं उसके सामने या फिर आप घुटने टेकें। और वो मेरा ख्याल है कि हम दोनों में से एक बात भी नहीं कर रहे। घुटने तो अल्लाह के ताला के फजल करम से हम कभी नहीं टेकेंगे जी, लेकिन कम से कम उनके सामने खड़े तो हों उसी अंदाज में जैसे कि वो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। तो एक तरफ से एग्रेसिव एटीट्यूड और दूसरी तरफ से डिफेंसिव एटीट्यूड, बल्कि बाज़ औक़ात अपीजमेंट की हद तक चला जाता है। ये बात तो नहीं होने की। तो जहां मैं अपने फॉरेन ऑफिस को शाबाश भी देता हूं कि बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, बहुत चीज़ों को सामने लेकर आए हैं, लेकिन पूरी स्टेट की जिम्मेदारी और भी है। हमारे लोग शहीद हुए, हमारा खून बहा है, उनकी फैमिलीज की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम सिर्फ अगर टीवी पे आके ये कहते रहे भी इतने साल हो गए और ये हो गया और हमें बड़ा अफसोस है कि उनकी अदालतें भी ये कर रही हैं, किस बात का अफसोस कर रहे हैं? वो एक आपका दुश्मन मुल्क है, वो दुश्मनी निकाल रहा है, इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? तो जो बातें मैंने कही है, अगर वो ऑप्शन आपके पास है तो आप कीजिए, वरना फिर आप खामोश रहिए, चलते रहें। देखिए, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरह हमारे जय्यद सफ़ीर साहब ने भी फरमाया, जनरल साहब ने भी फरमाया, मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 2 डोमेन्स हैं जी। जो आज का मैदान जंग है ना, उसके लिए जो आजकल कंसेप्चुअली जो टर्म यूज़ होती है वो हाइब्रिड वॉरफेयर की होती है। मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि देखें, अभी हमारे थिंक टैंक ने एक काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल इस पे इवेंट भी किया था। 6 डोमेन्स में इंडिया ने आपके खिलाफ अग्रेशन किया हुआ है। वॉर इज ऑलरेडी ऑन। तो देखिए ना, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कंप्रोमाइज हाँ, क्यों करती है? सवाल ये है। मैं इस पे आ रहा हूँ। पहले मैं बताऊं कि वो कर क्या रहे हैं और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, वो एक एस्पेक्ट है उसका। देखिए, 2 डोमेन्स हैं, एक काइनेटिक है और एक नॉन काइनेटिक है। काइनेटिक के अंदर आप देखें कि वो टेररिज्म पाकिस्तान में फैला रहे हैं, वो आपके बॉर्डर्स के ऊपर एस्केलेशन का एक एनवायरनमेंट मुसलसल रखते हैं ताकि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी एग्जॉस्ट और फ्रेगमेंटेड रहे। तीसरा, ओकेजनली एक थ्रेट आता है एस्केलेशन का और सर्जिकल स्ट्राइक का नैरेटिव चलता है। नॉन काइनेटिक डोमेन में 3 डोमेन्स हैं, जिसमें से एक डिप्लोमेसी है, जिसका मकसद पाकिस्तान को इलाकाई और आलमी सतह पे आइसोलेट करना है। दूसरा फेक न्यूज़ का है, एक बयानिया मुरतब करना पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम किया जाए। और तीसरा, इकोनॉमिकली आपको स्ट्रेंगुलेट किया जाए, फैटफ और इन सारी चीज़ों की। तो 6 मैदाने जंग हैं, मुझे यूं कहने दीजिए, जिस पे भारत बैक वक्त आप पे हमला आवर है। और आपके सुफरा, आपके जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये 2 सिर्फ आपके यानी कि हरावल दस्ते हैं। लेकिन आपको लॉफेयर में, आपके थिंक टैंक्स को, आपके मीडिया को, आपके डिप्लोमेट्स को, आपकी मिलिट्री क़यादत को, आपके स्कॉलर्स को बैक वक्त
एक आवाज हो के भारत को आलमी सतह पे भी एक्सपोज करना है, और पहले तो कौमी एक बयानिया तरतीब देना है जिसपे नेशनल कंसेंसस हो, जिस तरह जन साहब ने भी कहा कि भाई भारत एक दुश्मन मुल्क है, उससे किसी किस्म की हमदर्दी की तवक्को करना गैर हकीकत पसंद आना है, और आपने भारत का जो है मुकाबला कर। इन्होंने एक्सपोज करने की बात की है कि हिंदुस्तान चूंकि आपको इस हाइब्रिड वॉर में मुख्तलिफ काइनेटिक और नॉन काइनेटिक आपको फंसाया हुआ है, बिल्कुल हमलावर है। अब यह है कि इसका जवाब उसी तरह से दिया जाए। एक्सपोज कर दिया आपने एक डोजियर पेश किया जी, यानी आईएसपीआर और फॉरेन ऑफिस ने बैठ के बाकायदा स्लाइडें चला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, एविडेंसेस दी कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। क्या हुआ बताइए क्या उसका नतीजा निकला है? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये काम छोड़ दिया जाए। मैं जो बात बताना चाहता हूं बुनियादी तौर पे ये है कि मुल्कों के ताल्लुकात, दो मुल्कों के ताल्लुकात या खित्ते के जो मामलात हैं वो इंसानी रिश्तों की तरह नहीं होते कि आपने अच्छा जी तुसी सानू गाल कड्डी, उन फिर देखो असी आए हैं और इधर से आप अपने बंदे लेके आए और उधर से वो लेके आए, चलो जी उन्हें दा गज दा मैदान दे कि अभी इसका फैसला। ऐसा नहीं होता। इसमें तदब्बुर लफ्ज है, जो बुनियादी लफ्ज है ना वो तदब्बुर होता है, और सिफारती महाज पे या इवन सियासी महाज पे भी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपके अस्करी महाज पे भी, और जो तदब्बुराना रवैया हमारी अस्करी क़यादत पे रखा हुआ है, यकीन कीजिए कि अगर आप सिर्फ यानी जज्बा हुब्बुल वतनी को देखें और एक आम सिपाही से पूछें, एक लेफ्टिनेंट कैप्टन से पूछें, तो वो तो पता नहीं क्या कुछ करने को तैयार है, लेकिन तदब्बुर है, एक जवान तदब्बुर अफसर बहुत पुरअज़्म है। तदब्बुर लफ्ज है हुजूर कि आप देखते हैं क्या ये जंग जो है इसका कोई फायदा भी होगा कि नहीं, और इससे क्या हमें ये फर्ज करे समझौता एक्सप्रेस जो है इसके जो शहीद हुए हुए लोग हैं वापस आ जाएंगे। तो आपने सोच समझ के बात करनी होती है। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है हम 1999 से तो खास तौर पे देख रहे हैं। दुनिया को हमने बताया, किस फोरम पे हमने जाके नहीं बताया, उन्होंने क्या किया है अभी तक। मैदान हमवार करने के बाद फिर किसी ने उस मैदान में खेलना भी होता है जी। अगर मैदान हमवार हो जाए उसके बाद आप बैठे खाली स्क्रीन पे इंतजार करते रहे जी मैदान हमवार हो गया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा काम किया, मैदान हमवार कर दिया। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है, जैसे आपने सवाल पूछा है कि जी कोई हिंदुस्तान पे इतना प्रेशर डाल पाएगा, तो बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ऊपर कौन सी चीज होगी। बिल्कुल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी करारदादों पे अमल दरामद हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा लें उन्होंने इसराइल को क्या कहा है, उन्होंने हिंदुस्तान को क्या है। तो जो बड़े मुल्क हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, उनकी बात कहाँ मानते हैं। तो फिर क्या है इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि उस मैदान को और मैदान बनाते रहें, उनको कहें जी कि जी हमने मैदान हमवार के लाओ, अब आए हम इसमें घास लगाते हैं, अभी फूल बूटे लगाते हैं। वो मैदान हमवार रहेगा, पड़ा रहेगा, वहां पर कोई खेलने के लिए अगर तैयार नहीं है तो नहीं खेलेंगे। मेरे भाई जी, ये डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, लॉफेयर, मिलिट्री, ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए। यहां पर ना तो मैं ये कह सकता हूं कि ये काम मैं करूंगा, ना साकिब साहब ये कह सकते हैं ये काम उनके करने का है। ये काम हम सबको मिलके करने का है। इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इसमें हमारी फॉरेन ऑफिस, इसमें इवन हमारा इंटीरियर, फाइनेंस, सबको मिलकर कोई काम करना होता है। जब एक मुल्क आपके साथ वो सब कुछ कर रहा है जिनका मैं जिक्र हमें अच्छी तरह मालूम है, कलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये आए रोज आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ये बलोचिस्तान में क्या हो रहा है जो कि अफगानिस्तान से मामलात हो रहे हैं, उसके जवाब में अगर आप ये कहें कि मैं एक ही सर्कल में रंग भरता रहूं, उसी को गहरा करता रहूं, पहले पिंक था अब लाल कर दूं, अब गूढ़ा लाल कर दूं, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। 18 फरवरी 2007 को जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस लाहौर को जाने वाली ट्रेन खुली होगी तो शायद किसी को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि एक हादसा पानीपत हरियाणा के पास उनका इंतजार कर रहा है। और यह हादसा रात के करीब 12 बजे हुआ और 70 निर्दोष लोगों को, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी और पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जान से हाथ धोना पड़ा। एनआईए ने जांच का जिम्मा लिया और जांच के क्रम में अभिनव भारत नामक एक संस्था पर आरोप लगाया
गया और उस संस्था से संबंधित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में एक सुनील जोशी नामक अभियुक्त की हत्या कर दी गई। बाकी 7 लोगों पर मुकदमा चला और साक्ष्य के अभाव में 2019 में 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में काबिज थी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बदनाम करने के लिए अभिनव भारत नामक संस्था पर झूठा आरोप लगाया गया है। और इस कथन का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कहा जा रहा था उसका आधार यह था कि अमेरिका ने भी अपने तरफ से एक जांच कराया था और अमेरिका ने अपने जांच के बाद यह कहा था कि आरिफ उस्मानी नामक एक लश्कर तौबा से संबंधित व्यक्ति इस घटना के पीछे है। आरिफ उस्मानी पाकिस्तान का रहने वाला था और यह उस रिपोर्ट में अमेरिका द्वारा जो जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि यही आरिफ उस्मानी इस घटना को सही अंजाम दिया है। लेकिन बाद में जब जांच हुआ कुछ सिमी के अभियुक्तों का भी नाम आया जो सिमी से संबंधित थे, पर यह भी जांच राजनीति के बलि चढ़ गया। बंटवारे के समय से ही भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती है और बाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली को लाहौर से जोड़ती है। भारत ने जब 370 और 35 से खत्म किया तब से इस ट्रेन का परिचालन बंद है। इस ट्रेन में हुए हादसे जिसमें सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए थी और बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के दोषियों को पकड़ने का काम किया जाना चाहिए था, ताकि यह पता चले कि इस घटना के पीछे वास्तव में किसका हाथ है। आपको यह बताते चले कि जब भी भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य होने वाले होते हैं तभी यह हादसा होता है और इस हादसा के पहले भी भारत और पाकिस्तान के संबंध समान हो रहे थे और उसी की दिशा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद मोहम्मद कसूरी भारत आने वाले थे, लेकिन तब तक यह हादसा हो गया। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि नवाज शरीफ भी भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसी समय जनरल मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो सामान्यता आ रही थी उसके पीठ में छुरा घोंप दिया गया। पाकिस्तान की आदत है और वह करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग जो सेना में बैठे हैं, ISI में बैठे हैं, वह भारत से अच्छा संबंध नहीं चाहते हैं। कब पाकिस्तान को होश आएगा? जब भारत से अच्छा संबंध बनाएगा और प्रगति के राह पर बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।